लैपिस लैजुली एक पोम है जो कि W.B. येट्स ने लिखी है, तो आइए इसे समझते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, कवि W.B. येट्स इस स्टैंजा के माध्यम से कला, सौंदर्य और जीवन की कठोर वास्तविकताओं के बीच के तनाव को उजागर करना चाहते हैं। किन किन चीज़ों के बीच? एक तो कला, सौंदर्य और जीवन की कठोर वास्तविकता के बीच जो तनाव होता है उसको उजागर करना चाहते हैं। कवि उन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं जो महसूस करते हैं कि कला, जैसे पेंटिंग, संगीत, खुशमिजाज कविता, जीवन की गंभीर और अक्सर भयानक वास्तविकताओं से कटी हुई है। जब दुनिया युद्ध और विनाश की ओर बढ़ रही हो, तब केवल सौंदर्य की बातें करना कुछ लोगों को बेकार लग सकता है। ये स्पष्ट रूप से आने वाले युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध का आभास की चेतावनी दे रहे हैं। वह आधुनिक हथियारों, हवाई जहाज़, जैपलिन का जिक्र करके इस विनाश के पैमाने को दिखाते हैं कि पुराने युद्धों, किंग बिली के तुलना करके इसकी क्रूरता को दर्शाते हैं। कवि शायद यह सुझाव देना चाहते हैं कि कलाकारों को केवल सौंदर्य या खुशी का चित्रण नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने समय की गंभीर सच्चाइयों और खतरों को भी पहचानना और संबोधित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कला अप्रासंगिक हो सकती है और समाज विनाश की ओर बढ़ सकता है। यदि कुछ कड़ा कदम नहीं उठाया गया, इफ़ नथिंग ड्रास्टिक इज़ डन, पंक्ति से कवि यह भी संकेत देना चाहता है कि निष्क्रियता या समस्याओं को अनदेखा करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो अंततः पूरी सभ्यता के लिए विनाशकारी सिद्ध होंगे। येट्स इस स्टैंजा में कला के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो कला और वास्तविकता से अछूता मानते हैं और साथ ही युद्ध के आसन्न खतरे और उसके भयानक परिणामों की एक शक्तिशाली चेतावनी भी देते हैं। तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं अब। आई हैव हर्ड दैट हिस्टेरिकल वुमेन से। कवि यहाँ समाज के एक वर्ग, विशेषकर कुछ भावुक या उत्तेजित महिलाओं की राय का जिक्र कर रहे हैं। वे ऐसी महिलाओं की बात सुन रहे हैं जो कला और कवियों के बारे में अपनी निराशा व्यक्त कर रही हैं। They are sick of the palette and fiddle bow। तो यहाँ इन महिलाओं का कहना है कि वे कला और संगीत से ऊब चुकी हैं, शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि कला गंभीर वास्तविकताओं से दूर है या पर्याप्त नहीं है। तो ये जो पैलेट है, पैलेट यानी कला, खासकर चित्रकला का प्रतीक है, और फिडल बो संगीत का। ऑफ पोइट्स दैट आर ऑलवेज गे, यहाँ गे का अर्थ खुश या प्रसन्न है। कवि उन कवियों की बात कर रहे हैं जो शायद जीवन की गंभीर सच्चाइयों के बजाय केवल सौंदर्य या सुखद भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यह बात उन महिलाओं को पसंद नहीं है। फॉर एवरीबडी नोज और एल्स शुड नो, कवि एक सार्वभौमिक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी को पता होनी चाहिए, या कम से कम उन्हें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह एक चेतावनी का स्वर है। दैट इफ़ नथिंग ड्रास्टिक इज़ डन, कवि कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा या कठोर बदलाव नहीं किया गया, या अगर गंभीर समस्याओं को अनदेखा किया गया, तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। एयरप्लेन्स एंड जैपलिन विल कम आउट, या यहाँ हवाई जहाज़ और जैपलिन युद्ध को विनाश के आधुनिक साधनों का प्रतीक है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास लिखी गई कविता है और उस समय से युद्ध में प्रमुख हथियार थे। कवि चेतावनी दे रहे हैं कि अगर दुनिया की समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो युद्ध और विनाश होगा। पिच लाइक किंग बिली बॉम्ब बॉल्स इन, किंग बिली संभवतः विलियम 3, जो संदर्भित करता है कि जिसके समय में आयरलैंड में युद्ध हुए थे। बॉम्ब बॉल्स बमों या तोप के गोलों को दर्शाता है। कवि यहाँ ऐतिहासिक युद्धों की तुलना कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि आधुनिक युद्ध भी उतनी ही विनाशकारी होंगे जितने पुराने समय के बम गिरते थे। Until the town lie beaten flat, यह पंक्ति युद्ध के भयानक परिणाम को दर्शाती है। शहर का पूरी तरह से नष्ट हो जाना,
कवि यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मानवता अपनी समस्याओं को हल नहीं करती और कला या केवल सौंदर्य में लिप्त रहती है तो इसका परिणाम भीषण विनाश होगा। What the poet wants to say. In this stanza poet wants to say कि इस स्टैंजा के माध्यम से कला, सौंदर्य और जीवन की कठोर वास्तविकता के बीच के तनाव को उजागर करना चाहता है वो। हमारा जो सेकंड स्टैंजा है इसमें W.B. येट्स मुख्य रूप से कला, त्रासदी और मानवीय भावना की प्रतिक्रिया के बीच जटिल संबंध पर विचार करते हैं। कवि जीवन को एक विशाल मंच के रूप में देखते हैं जहां हर कोई अपनी दुखद भूमिका निभाता है। शेक्सपियर के महान दुखद पात्रों हैमलेट, लियार, ओफेलिया, कार्डेलिया का उल्लेख करके इस बात पर जोर देते हैं कि त्रासदी मानव अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। कवि यह दिखाना चाहते हैं कि भले ही जीवन में भारी दुख और विनाश का सामना करना पड़े, जैसे नाटक का पर्दा गिरने वाला हो, एक सच्चा कलाकार या एक दृढ़ व्यक्ति अपनी भूमिका को गरिमा के साथ निभाता है और आसानी से टूटता नहीं है। वे दुख में भी अपनी आंतरिक शक्ति बनाए रखते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी कि येट्स का मानना है कि दुख और विनाश के बीच भी एक प्रकार की जीवंतता यानी गेटी या कलात्मक आनंद होता है। यह जीवंतता उस भय और आतंक को भी रूपांतरित यानी ट्रांसफिगरिंग कर देती है। इसका मतलब यह नहीं कि कवि दुख को कम करके आंकते हैं, बल्कि वह यह मानते हैं कि कला हमें त्रासदी को एक अलग लेंस से देखने में मदद करती है, उसे समझने और उससे परे जाने की शक्ति देती है। यह एक उच्चतर बोध है जो विनाश के बीच भी प्रकट हो सकता है। ब्लैक आउट हेवन ब्लेजिंग इनटू हेड यह दर्शाता है कि चरम दुख या अंत के क्षणों में भी एक तीव्र अंतर्दृष्टि या दिव्य ज्ञान का उदय हो सकता है। कला या चेतना की शक्ति से व्यक्ति विनाश में भी एक गहरा अर्थ या सौंदर्य पा सकता है। कवि यह भी बताते हैं कि त्रासदी हर जगह और हर किसी के जीवन में मौजूद है, लाखों करोड़ों रंगमंचों पर, लेकिन साथ ही वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि त्रासदी की एक सीमा होती है। यह 1 इंच या 1 औंस भी नहीं बढ़ सकता। इसका अर्थ है कि दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, यह असीमित नहीं है और एक ऐसी क्षमता है जो इससे सह सकती है या इससे ऊपर उठ सकती है। येट्स इस स्टैंजा में यह विचार व्यक्त करते हैं कि मानव अस्तित्व में त्रासदी अपरिहार्य है, लेकिन कला और एक निश्चित प्रकार की जीवंतता, आंतरिक शक्ति, कलात्मक दृष्टि हमें उस त्रासदी का सामना करने, उसे समझने और जहाँ तक कि उसे एक उच्चतर अर्थ में रूपांतरित करने में मदद कर सकती है। अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। ऑल परफॉर्म देयर ट्रेजिक प्ले कवि यहाँ जीवन को एक नाटक की तरह देखते हैं जहाँ हर कोई अपनी अपनी दुखद भूमिका निभा रहा है। यह जीवन की एक सार्वभौमिक सच्चाई है कि दुख और त्रासदी हर किसी के जीवन का हिस्सा है। देयर स्ट्रट्स हैमलेट देयर इज अ लियर कवि शेक्सपियर के प्रसिद्ध दुखद चरित्रों हैमलेट और किंग लियर का जिक्र कर रहे हैं। ये पात्र गहन दुख और संघर्ष का प्रतीक हैं। कवि यह कहना चाहते हैं कि इन महान दुखद पात्रों की तरह ही वास्तविक जीवन में भी लोग अपनी अपनी त्रासदियों का सामना करते हैं। ओफेलिया और कार्डेलिया भी शेक्सपियर की त्रासदियों की प्रसिद्ध महिला पात्र हैं जो दुखद अंत को प्राप्त हुई। कवि इन पात्रों का उल्लेख करके दुख और विनाश की व्यापकता को दर्शाते हैं जो केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। Yet they should the last scene be there कवि कहते हैं कि भले ये पात्र दुखद हो और उनका अंत निकट हो। द ग्रेट स्टेज कर्टेन अबाउट टू ड्रॉप यह दिखाता है कि नाटक
या जीवन अपने अंतिम चरण में है और परिणाम यानी कि विनाश या मृत्यु आसन्न है। इफ वर्दी देयर प्रोमिनेंट पार्ट इन द प्ले, यदि पात्र अपनी भूमिका को पूरी गंभीरता और गरिमा के साथ निभाते हैं, डू नॉट ब्रेक अप देयर लाइन्स टू वीप। इसका अर्थ है कि ये पात्र और उनसे सीख लेकर इंसान भी अपनी त्रासदी का सामना हिम्मत से करते हैं। वे खुलकर रोते नहीं या अपनी भूमिका से भटकते नहीं, वे दुख में भी एक गरिमा और दृढ़ता बनाए रखते हैं। दे नोट दैट हैमलेट एंड लियर आर गे। यहाँ गे का अर्थ समलैंगिक नहीं बल्कि प्रसन्न, जीवंत या फिर उत्साहपूर्ण है। कवि यह कहना चाहते हैं कि इन दुखद पात्रों में भी और जीवन की त्रासदी में भी एक प्रकार की ऊर्जा, जीवंतता और कलात्मक आनंद होता है। यह एक विरोधाभास है। गेटी ट्रांसफिगरिंग ऑल दैट ड्रेड। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कवि का मानना है कि कला और जीवन की जीवंतता त्रासदी के डर और आतंक को भी एक अलग रूप दे सकती है, जो सहने योग्य है या यहाँ तक कि सुंदर बना सकती है। यह दिखाता है कि कला किस प्रकार दुख को भी एक नया अर्थ दे सकती है। ऑल मैन हैव एम्ड एट, फाउंड एंड लॉस्ट। जहाँ जीवन का एक सामान्य अनुभव है, मनुष्य अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, कुछ पाता है और बहुत कुछ खोता भी है। यह जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। ब्लैक आउट, हेवंस ब्लेजिंग इनटू द हेड। यह एक विरोधाभासी बिंब है। ब्लैक आउट विनाश, अंत या चेतावनी के अभाव को दर्शाता है, लेकिन तुरंत ही एक दिव्य ज्ञान, अंतर्दृष्टि या कलात्मक प्रेरणा की चमक को दर्शाता है, जो त्रासदी के बीच भी प्राप्त होती है। यह दिखाता है कि विनाश के क्षणों में भी कुछ गहरी सच्चाई या सौंदर्य प्रकट हो सकता है। ट्रेजेडी रोड टू इट्स अटर मोस्ट। यह बताता है कि दुख और विनाश अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं। द हैमलेट रैम्बल्स एंड लियर रेजिस। यह उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। हैमलेट का पागलपन यानी रामबलिंग और लियर का क्रोध, ये दोनों ही गहन दुख और टूटन के प्रतीक हैं। एंड ऑल द ड्रॉप सीन्स ड्रॉप एट वंस। यह मंच के संदर्भ में है जहाँ विभिन्न दृश्यों के लिए पर्दे गिरते हैं। इसका अर्थ है कि सभी त्रासदियाँ, सभी अंत एक स्थान घटित होते हैं, जैसे जीवन में एक के बाद एक खिलाती है। अपॉन 100,000 स्टेजेस, लाखों करोड़ों रंगमंचों पर। यह दर्शाता है कि त्रासदियाँ केवल कुछ पात्रों तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक सार्वभौमिक घटना है जो अनगिनत लोगों के जीवन में घटित होती है, जैसे अनगिनत मंचों पर नाटक खेले जा रहे हों। इट कैन नॉट ग्रो बाय एन इंच और अनाउंस। इसका अर्थ है कि त्रासदी की एक निश्चित सीमा होती है, भले ही वह कितनी भी व्यापक और गहरी क्यों न हो, वह अपनी निर्धारित सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती है। एक प्रकार की नियति या अटल सत्य को दर्शाता है कि दुख का भी एक अंत होता है, यह कम से कम उसकी तीव्रता की एक सीमा होती है। आइए अब लैपिस लज़ूली का जो स्टैंजा नंबर 3 है उसको समझते हैं। ऑन देयर ऑन फीट दे केम और ऑन शिप बोर्ड। कवि यहाँ इतिहास में अलग अलग समय और जगहों से आने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। वे पैदल भी आए और समुद्र के रास्ते, जहाज़ों पर भी। यह जीवन के निरंतर प्रवाह और बदलाव को दर्शाता है। कैमल बैक, हॉर्स बैक, एस बैक, म्यूल बैक। यह विभिन्न प्रकार की यात्राओं और सभ्यताओं के आगमन को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि लोग हर तरह से आते जाते रहे हैं और इसी तरह संस्कृति भी एक जगह से दूसरी जगह फैलती रही है। ओल्ड सिविलाइजेशन पुट टू स्वॉर्ड। पुरानी सभ्यताएं तलवार के घाट उतार दी गई। यानी यहाँ कवि सभ्यताओं के विनाश और युद्धों की बात कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि कई पुरानी और महान सभ्यताएं युद्ध और हमलों में नष्ट हो गई। यह जीवन की नश्वरता और हिंसा के चक्र को दिखाता है। देन दे एंड देयर विजडम वेंट टू रैक। कवि कह रहे हैं कि जब सभ्यताएं नष्ट होती हैं तो उनके साथ उनका ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता भी नष्ट हो जाती हैं। यह समय के साथ होने वाले नुकसान और विस्मृति को दर्शाता है। नो हैंडीवर्क ऑफ
कैलीमैकस। यहाँ कवि एक विशेष कलाकार कैलीमैकस का उदाहरण देते हैं। वे यह कहना चाहते हैं कि भले ही कोई कितना भी महान कलाकार हो, उसकी कृतियाँ भी हमेशा के लिए नहीं रहती। हु हैंडल्ड मार्बल एज इफ देवर ब्रोंज। यह कैलीमैकस की असाधारण कला और कौशल को दर्शाता है। यह इतनी कुशलता से काम करता था कि संगमरमर जैसी कठोर चीज़ को भी कांसे की तरह नरम बना देता था। यह कला की शक्ति को बताता है, लेकिन साथ ही उसकी नश्वरता को भी। मेड ड्रेपरीज दैट सीम टू राइज। यह कैलीमैकस की कलात्मक उत्कृष्टता का वर्णन करता है, यानी उसकी मूर्तियों में बने कपड़ों की सिलवटें इतनी सजीव थी कि वे हवा में लहरती हुई प्रतीत होती थी। When sea wind swept the corner stands। यह बताता है कि कैलीमैकस की जो कृतियाँ थी इतनी यथार्थवादी थी कि वे प्रकृति का हिस्सा लगती थी, लेकिन स्टैंड्स के बाद का जो विराम है और फिर अगली लाइन में इसका दोहराव यह संकेत देता है कि अब वे नहीं हैं। यह कला की क्षणभंगुरता और समय के प्रभाव को बताता है। हिज लॉन्ग लैम्प चिमनी शेप लाइक द स्टेम। यह कैलीमैकस की एक और प्रसिद्ध कलाकृति का उल्लेख है। यह उसके विस्तृत और सुंदर काम को दर्शाता है। ऑफ अ स्लेंडर पाम स्टूड बट अ डे। यह इस बात पर जोर देता है कि महान कलाकृतियाँ भी हमेशा के लिए नहीं होती। स्टूड बट अ डे का अर्थ है कि वे बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में थी या उनका महत्व क्षणिक था। यह जीवन और कला दोनों की क्षणभंगुरता पर जोर देता है। ऑल थिंग्स फॉल एंड आर बिल्ट अगेन। यह कविता का केंद्रीय विचार है। कवि कह रहे हैं कि विनाश और निर्माण जीवन का एक चक्र है। सभ्यताएं, कलाकृतियाँ और यहाँ तक कि जीवन भी नष्ट होते हैं, लेकिन फिर से नए रूप में प्रकट होते हैं। यह आशा और पुनरुत्थान का संदेश है। एंड दोज दैट बिल्ड दैम अगेन आर गे। यह पंक्ति आशावादी है। कवि का मानना है कि जीवन में दुख और विनाश के बावजूद लोग फिर से निर्माण करते हैं, चाहे वह कला हो, सभ्यता हो या सिर्फ जीवन हो। वे खुश और आनंदित होते हैं। यह मानव आत्मा की लचीलापन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह बताता है कि कला और सृजन में ही खुशी और जीवन का अर्थ है, भले ही सब कुछ क्षणिक हो। अब आइए नेक्स्ट स्टैंजा को समझते हैं। टू चाइनामैन बिहाइंड दैम अ थर्ड। तो कवि यहाँ लैपिस लैजुली पत्थर पर खुदी हुई आकृति का वर्णन कर रहे हैं। इस पत्थर पर, यानी लैपिस लैजुली एक पत्थर है, उस पर कुछ बना हुआ है और उसका ही वर्णन हम देख रहे हैं। इस पत्थर पर 3 चीनी आकृतियाँ बनी हुई हैं। यह उस कलाकृति का दृश्य वर्णन है जिस पर कविता आधारित है। आर कार्व्ड इन लैपिस लैजुली। यह बताता है कि आकृतियाँ एक कीमती नीले पत्थर लैपिस लैजुली पर खुदी हुई है। यह पत्थर की सुंदरता और कलाकृति के महत्व को उजागर करता है। ओवर देम फ्लाइज अ लॉन्ग लेजेड बर्ड। कवि कलाकृति में एक और तत्व का वर्णन कर रहे हैं, एक पक्षी। यह बताता है कि कलाकृति में केवल मानव आकृतियाँ ही नहीं बल्कि प्रकृति के तत्व भी शामिल है। अ सिंबल ऑफ लॉन्जेविटी। यहाँ कवि पक्षी के प्रतीकात्मक अर्थ को बताते हैं, यानी पूर्वी संस्कृतियों में कुछ लंबी टांगों वाले पक्षी जैसे सारस लंबी उम्र और अमरता का प्रतीक माने जाते हैं। यह इस विचार को प्रस्तुत करता है कि कला और उसके प्रतीक समय से परे होते हैं। द थर्ड डाउटलेस अ सर्विंग मैन। कवि तीनों चीनी आकृतियों में से तीसरी आकृति की पहचान करते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि वह एक सेवक है जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था या कलात्मक परंपरा को दर्शाता है। कैरीज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यह उस सेवक के हाथ में एक वाद्य यंत्र की उपस्थिति का वर्णन करता है। यह कलाकृति में संगीत के तत्व को जोड़ता है। यह भी संकेत देता है कि कला और आनंद जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, यहाँ तक कि साधारण जीवन में भी। कुल मिलाकर यह स्टैंजा कला की स्थायी प्रकृति और उसके पीछे प्रतीकों को दर्शाता है जो समय के साथ भी अपना अर्थ बनाए रखते हैं। यह बताता है कि कला जैसे जीवन और उसकी विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाता है। अब आगे देखते हैं। एवरी डिसकोलोरेशन ऑफ द स्टोन।
कवि यहाँ लैपिस लजुली पत्थर की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि समय के साथ पत्थर में आने वाले किसी भी रंग के बदलाव या दाग को, यह कलाकृति की प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यानी पत्थर का हर रंग बदलना यानी फीका पड़ना। एवरी एक्सीडेंटल क्रैक और डेंट, हर आकस्मिक दरार या खरोच। इसी तरह पत्थर में गलती से बनी हर दरार या चोट के निशान को भी कवि ध्यान से देख रहे हैं। यह बताता है कि कलाकृति भी समय और घटनाओं के प्रभाव से अछूती नहीं रहती। सिम्स वाटर कोर्स और एन एवलांच, एक जलधारा या हिम स्खलन, बर्फ का गिरना जैसा लगता है। कवि कह रहे हैं कि ये दरारें और रंग बदलने के निशान ऐसे लगते हैं जैसे वे पत्थर पर बनी प्राकृतिक दृश्यों का हिस्सा हो, जैसे कोई नदी या झरने का रास्ता या कोई हिमस्खलन। यह दिखाता है कि कलाकृति में समय के साथ आए बदलाव भी उसकी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं और उन्हें प्राकृतिक सुंदरता के रूप में देखा जा सकता है। और लॉफ्टी स्लोप वेयर इट स्टिल स्नोज, यह पिछले विचार को आगे बढ़ाता है कि पत्थर की अपूर्णताएं भी एक विशाल प्राकृतिक परिदृश्य का हिस्सा लगती है, जैसे कोई बर्फीली पहाड़ी। कवि इस बात पर जोर देते हैं कि कला में पूर्णता केवल उसकी मूल स्थिति में नहीं होती, बल्कि समय के साथ उसमें आने वाले बदलावों में भी सुंदरता होती है। दो डाउटलेस प्लम और चेरी ब्रांच, कवि अब कलाकृति के उस हिस्से की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जहाँ कुछ पेड़ बने हुए हैं। बेर और चेरी के पेड़ अक्सर पूर्वी कला में पाए जाते हैं और सुंदरता, एक जीवन और क्षणभंगुरता का प्रतीक होती है। स्वीटन्स द लिटिल हाफ वे हाउस, पत्थर पर एक छोटा सा घर बना हुआ है जिसे हाफ वे हाउस कहा गया है। यह जीवन की यात्रा में एक पड़ाव या विश्राम स्थल को हो सकता है। बेर और चेरी के पेड़ इस जगह को और अधिक आकर्षक और सुखद बनाते हैं, जो जीवन में आनंद और सांत्वना के महत्व को दर्शाता है। दोज चाइनामैन क्लाइम टुवार्ड्स एंड आई, कवि उन 3 चीनी आकृतियों का उल्लेख करते हैं जो उस घर की ओर ऊपर चढ़ रही हैं। यह जीवन की यात्रा, प्रयास और एक गंतव्य की ओर बढ़ने को दर्शाता है। डिलाइट टू इमेजिन देम सीटेड देयर, यह पंक्ति कवि के व्यक्तिगत आनंद को दर्शाती है। वे कल्पना करते हैं कि वे चीनी लोग अपनी यात्रा पूरी करके उस घर में आराम से बैठे हैं। यह जीवन के संघर्ष के बाद शांति और संतोष की भावना को दर्शाता है। कवि यह भी कहते हैं कि कला यहाँ लैपिस लैजुली पर खुदी हुई आकृति में शांति और आनंद की कल्पना करने की शक्ति देती है, भले ही दुनिया में दुख और विनाश हो। यह कला की शाश्वत प्रकृति और मानव आत्मा को सांत्वना देने की उसकी क्षमता को दर्शाती है। देयर ऑन द माउंटेन एंड द स्काई, कवि लैपिस लैजुली पत्थर पर बनी कलाकृति के परिदृश्य का वर्णन कर रहे हैं। वहाँ का अर्थ है उस काल्पनिक दुनिया में जहाँ वे चीनी लोग हैं और जहाँ पहाड़ व आकाश सब कुछ है। यह उस भव्यता और व्यापकता को दर्शाता है जिसमें ये आकृतियाँ मौजूद हैं। ऑन ऑल द ट्रेजिक सीन दे स्टेयर, ट्रेजिक सीन से कवि का तात्पर्य जीवन के सभी दुखों, विनाशों, युद्धों और सभ्यताओं के पतन से है, जिसका वर्णन कविता की शुरुआत में किया गया था। ये चीनी आकृतियाँ जो शाश्वत कला का हिस्सा है, इन सभी मानवीय दुखों और विनाशों को देख रही है। यह मानव अस्तित्व की नश्वरता और दुखों को दर्शाता है। वन आस्क्स फॉर मोurnful मेलोडीज, इस दुखद दृश्य को देखते हुए स्वाभाविक रूप से किसी को दुख भरे संगीत की इच्छा होती है। mournful मेलोडीज यहाँ दुख, शोक और पीड़ा को दर्शाती है। यह मानव प्रतिक्रिया है विनाश और त्रासदी के प्रति। अकम्प्लिश्ड फिंगर्स बिगिन टू प्ले, यहाँ कवि उस वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं जिसे तीसरा चीनी व्यक्ति लिए हुए था। जब दुख या त्रासदी का माहौल होता है तो कला एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आती है। अकम्प्लिश्ड फिंगर्स का अर्थ है कि वे कलाकार कुशल हैं और वे अपने संगीत से इस दुखद दृश्य का जवाब दे रहे हैं। यह बताता है कि कला दुख में भी एक प्रतिक्रिया और सांत्वना प्रदान कर सकती है। देयर आइज मिड मैनी रिंकल्स देयर आइज, कवि उन चीनी लोगों की उम्र दरार आँखों का वर्णन कर रहे हैं। मैनी रिंकल्स उनकी लंबी उम्र और अनुभव को दर्शाता है। देयर आइज का दोहराव उनके चेहरे के इस महत्वपूर्ण
हिस्से पर जोर देता है। यह बताता है कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा है जिसमें दुख और खुशी दोनों शामिल हैं। देयर एंशिएंट ग्लिटरिंग आइज आर गे। यहाँ पर यह कविता की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पंक्तियों में से एक है। एंशिएंट जो वर्ड है वो बताता है कि वे शाश्वत हैं, समय से परे हैं। ग्लिटरिंग का अर्थ है उसमें चमक है, जीवन है। और सबसे महत्वपूर्ण आर गे का अर्थ है कि वे प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो इन लाइंस के माध्यम से जो पोइट है यह कहना चाहता है कि भले ही जीवन में कितना भी दुख, विनाश, त्रासदी क्यों ना हो, जिसे वे ट्रेजिक सीन कहते हैं, फिर भी कला और मानव आत्मा में एक अंतर्निहित खुशी और दृढ़ता होती है। ये चीनी आकृतियाँ जो शाश्वत कला का प्रतीक है, जीवन के दुखों को देखती है, संगीत के माध्यम से प्रतिक्रिया देती है और अंततः खुशी और संतोष में रहती हैं। यह मानव अस्तित्व की त्रासदी को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही कला और लचीली मानव भावना के माध्यम से उस पर विजय पाने की क्षमता पर जोर देता है। विनाश के बावजूद सृजन और आनंद का चक्र जारी रहता है। तो इसी के साथ हमारी पोम कंप्लीट होती है।